नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम, कक्षा 9वीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम एक ऐसा विषय आपके सामने लेकर आए हैं जिस विषय के बारे में आपने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे थे और कहा था कि सर एक छोटा सा दिखने वाला, लेकिन हमें कभी कभी कैसे कि महसूस हो जाता है कि ये विषय कैसा रहेगा, परीक्षा में उसका उपयोग हम कैसे कर पाएंगे। ऐसा छोटा सा विषय है जो आज तक आप पढ़ते हुए आए हैं लेकिन कभी गंभीरता से उसको लिया नहीं है। उसके कारण इसको आज गंभीरता से लेने का समय आ गया है और इसको गंभीरता से पढ़ने का भी समय आ गया है। तो मेरे सामने जो विषय है कक्षा 9वीं विषय हिंदी अनुसार और अनुनासिक व्याकरण, व्याकरण का विषय है अनुसार और अनुनासिक। ये देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक 2020-21 नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ये विषय दिया गया है। बहुत ही छोटा बल्कि महत्वपूर्ण विषय आपके सामने आज मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले अनुस्वार और अनुनासिक की परिभाषा हम आपको दे देंगे, अनुस्वार के उदाहरण आपको बता देंगे, अनुनासिक की परिभाषा एवं नियम आपको बताएंगे, अनुनासिक के उदाहरण दे देंगे, अनुनासिक और अनुनासिक से संबंधित गृह कार्य भी आपके पास दे देंगे। इतने सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे और वो इस प्रकार। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी संकल्पना को समझने के लिए उसकी परिभाषा देखना बहुत ही आवश्यक है। अब परिभाषा कौन सी देखिए, अनुस्वार पढ़े इससे पहले अपना अनुस्वार लगाया है हमने, लगाया ना। आनंद, आनंद ऊपर एक बिंदी लगाई, एक डॉट दिया आपने। जिन स्वरों का उच्चारण केवल नाक से होता है, ये नाक से, जिन स्वरों का उच्चारण केवल नाक से होता है उन स्वरों को अनुस्वार या अनुस्वार स्वर कहते हैं। अनुस्वार शिरोरेखा पर बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे अंगद। ये देखिए, ये जो है ना ऊपर लगाया मैंने ना, बड़ा देने की जरूरत नहीं है। जैसे आनंद है, आनंद है ना, ऊपर लगाया। ये जो मैंने लगाया ना यहां, ये क्या है हमारा अनुस्वार है। यहां गंगा शब्द दिया है मैंने, गंगा। यहां देखिए अंगद, पंकज, चंपा आदि शब्दों में अनुस्वार लगाकर दिया है। तो ये इतना छोटा सा डॉट लगने वाले शब्द हैं, लेकिन ये डॉट नहीं लगने से बहुत बड़ा अर्थ का अनर्थ होता है, हमारे शब्द का अर्थ बदल जाता है। देखिए, अब अर्थ बदलने से कितना प्रॉब्लम, कितनी परेशानी होती है आपको तो पता है, लेकिन अर्थ बदल जाता है। इसलिए अनुस्वार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अनुस्वार की ध्यान रखने योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य बातें। हिंदी में अनुस्वार शब्दों में दो स्थानों पर ही आता है। आप देखिए, एक शब्दांत में या शब्द मध्य में। देखिए, एक शब्दांत में या शब्द मध्य में। जब अनुस्वार शब्द के अंत में आता है तो हमेशा म व्यंजन के रूप में आता है। जब अनुस्वार शब्द के मध्य आता है तो वह अपने अपने आगे आने वाले व्यंजन के वर्ग का नासिक्य बन जाता है। जैसे यहां संजय, यहां हिंदी, शांति, अंबा आदि देखिए। उसके बाद हम देखेंगे अनुस्वार की ध्यान रखने योग्य बातों में, हिंदी की मानक वर्तनी में अनेक रूपता को समाप्त कर एक रूपता लाने पर बल दिया गया है। अतः यह प्रस्ताव भी किया गया है कि अनुस्वार का सभी वर्णों में या वर्णों के साथ लेखन केवल बिंदु के रूप में किया जाए। जैसे ठंडा, अंबा,
शब्द शुद्ध तो है, आपको इस ऐसा लिखने से मार्क्स कटेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर मानक नहीं है। तो इस ठंडे को आप इस प्रकार लिखेंगे, अम्बा ऐसा लिखेंगे, ये ही इनके मानक रूप है, क्योंकि एकरूपता लाने के लिए कर दिया है। अब अगर आप देखेंगे तो पंचम वर्ग, जो व्यंजन के पंचम वर्ग हैं, उसका अंतिम जो वर्ण है वो सारे अनुस्वार हैं। हम अगर पर्श व्यंजन में चले जाएंगे तो पर्श व्यंजन में इन पंचम वर्ग का अंतिम वर्ण अनुस्वार है। जैसे हम क ख ग घ ङ, हम चले जाएंगे तो ये हमारा अनुस्वार है। च छ ज झ ञ, अगर हम देखते तो ये हमारा अनुस्वार हो जाएगा। ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प प ब भ म। ये जो पंचम वर्ग के पंचम अक्षर है, इन सभी को अनुस्वार ही माना जाता है और उस रूप में लिखा जाता है। अब देखें, लेकिन और एक बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इससे पहले स्लाइड में हमने देखा था कि जब अनुस्वार शब्द के अंत में आता है तो हमेशा म व्यंजन के रूप में आ जाता है। अगर शब्द के अंत में आता है तो म रूप में आता है, और शब्द के मध्य में आता है तो आने वाले व्यंजन के वर्ग का नासिक बन जाता है। तो ये देखिए, अनुनासिक की परिभाषा एवं नियम देखेंगे हम। अनुनासिक शब्द अनुनासिक दो शब्द से बना है, के योग से बना है। अनु का अर्थ होता है अनुगमन करना तथा नासिक का अर्थ होता है नाक। मतलब स्वरों का उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से भी बाहर निकलती है। हमने देखा था अनुस्वार केवल नाक से बाहर निकलते थे और अनुनासिक मुख के साथ साथ नासिका से निकली हुई वायु के साथ साथ बाहर निकलते हैं। तो स्वरों का उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से बाहर निकलती है तब उच्चारित होने वाले सभी स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। और ये लिखा कैसे जाता है? अर्धचंद्र बिंदी के रूप में लिखे जाते, जैसे अंधा या आंख, आंख है, आंख, ये जो चंद्र बिंदी है उस रूप में अनुनासिक लिखे जाते हैं, और अनुस्वार बिंदु के रूप में और अनुनासिक चंद्र बिंदी के रूप में इस प्रकार लिखे जाते हैं। अनुनासिक की ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है? देखिए, जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान है, जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान खाली है, उन वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। केवल ध्यान रखिए, अ, आ, ई, उ, केवल इन्हीं वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाएगा, क्योंकि इन्हीं के ऊपर खाली स्थान रहता है। तो जैसे अंगना, कंगना, गंवार, आंचल, आंख, उंगली, ऊंचा आदि शब्द देखिए, इनके ऊपर ये चंद्रबिंदी लगी हुई है, यही अनुनासिक है। देखिए, जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा को या शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान नहीं है तो कैसे लगाना है? उन वर्णों के ऊपर अनुनासिक के लिए बिंदु, देखिए बिंदु, मैंने यहां गेंद शब्द लिखा है, देखिए अब गेंद हो गए, लेकिन मुझे यहां अनुस्वार नहीं लगाना है तो अनुनासिक लगाना है, तो मैं यहां ये चंद्रबिंदु ऐसी नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि जिन शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान है, मतलब यहां ये मात्रा नहीं है, तब हम चंद्रबिंदी लगा सकते हैं। अगर मात्रा है तो हम अनुनासिक को एक बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, जैसे गेंद है। अब यहां देखिए, ये जो है ये हमारा अनुनासिक ही है, लेकिन हमने बिंदु के रूप में उसको दर्शाया है।
देखिए मैं शब्द है, अब देखिए यहां भी अनुनासिक स्वर ही है, तो लेकिन मैंने यहां खाली स्थान नहीं होने के कारण बिंदु के रूप में उसको दर्शाया है। लेकिन हमारे पास आंख शब्द है, अब मुझे खाली स्थान है, इसलिए मैं आंसू, खाली स्थान है, मैंने अनुनासिक अर्धचंद्र बिंदी का प्रयोग करते हुए दर्शाया है। तो ये बातें कुछ है जो महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत आवश्यक होता है। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या है? आप देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण केवल यानी केवल नाक से होता है उन स्वरों को अनुस्वार स्वर कहते हैं, और अनुस्वार शिरोरेखा पर बिंदु के रूप में लिखा जाता है, अंगद, पंकज, चंपा आदि। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से बाहर निकलती तब उच्चारित होने वाले सभी स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे आँख, हंसी, कहाँ, वहाँ, तहाँ आदि शब्दों का हम प्रयोग कर देते हैं। तो परीक्षा में हमें कैसे प्रश्न आ जाएंगे उसके बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है कि अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर साधारण स्पष्ट कीजिए। ऐसा अगर प्रश्न परीक्षा में आ गया तो आप लिखेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार का कोई प्रश्न आपको आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी भी आप अच्छी तरह से उसको लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे, इसके लिए अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर स्पष्ट करना है तो अनुस्वार की परिभाषा लिखिए, अनुनासिक की परिभाषा लिखिए, दोनों के उदाहरण दीजिए और स्पष्ट कीजिए। साथ ही साथ आपको कैसे प्रश्न आ सकते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में उचित जगह अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। आपको उदाहरण दे दिए, जैसे एक शब्द दिया, दो दिया, एक शब्द दे दिया, ये शब्द दिया, ये शब्द दिया, और कह दिया कि इन शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। तो आपको ये गद है, गदा शब्द तो उसके ऊपर अनुस्वार नहीं है, लेकिन ये गंध हो सकता है, इसलिए क्या है, इसके ऊपर हमें अनुस्वार देना है। यह आंख, तो आंख आम शब्द बना सकते हैं, यहां अनुनासिक दे दिया है। अंग, यहां अनुस्वार दिया है। आंसू, यहां अनुनासिक दिया है। फिर हंसी, यहां भी अनुनासिक दिया है। तो आपको क्या है, 1, 2, 3 ऐसे उचित जगह पर अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग करना है और आपके 2 मार्क चुटकी में लेना है। इतना आसान ये विषय आपके पास है। तो बच्चों, आपको ये विषय समझ में आया होगा। आपको इस विषय के लिए या तथा आगे के आपके भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ यहाँ मैं मेरा एक विषय समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।